Hello everyone, welcome to Vansal Academy. My name is Supriya Gupta, UGC NET qualified in commerce and आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं HP सेट 2024 के क्वेश्चंस। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो HP सेट में 2024 में पूछे गए थे। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में करने वाले हैं एंड इसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पेपर 2 कॉमर्स के। पेपर 1 आपका जनरल होता है एंड पेपर 2 हम स्ट्रीम के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। तो पेपर 2 कॉमर्स को हम आज डिस्कस करेंगे एंड इसमें हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। वैकेंसीज आउट हैं, आपको बिल्कुल बैच ज्वाइन करना है क्योंकि अब लेवल जो है एग्जाम का बहुत हाई हो चुका है। आज आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको उससे पता भी चलेगा कि 2 साल पहले क्या लेवल था और अब तो ऑफ कोर्स हाई ही होता रहेगा ना, लेवल डाउन नहीं होता है एग्जाम का कभी भी। तो आपको जो है वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड, आपको असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज सब प्रोवाइड होने वाला है विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। आज ही ज्वाइन करें एंड आपके पास जो है यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के आपको कोर्सेज मिलेंगे एट द लोएस्ट प्राइसेस। आपको पेपर 1 भी मिलेगा एंड आपको सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए जो है पेपर 1 है, पेपर 2 है। ऑल्सो आपका लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स हमारा रहेगा, जिसमें आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स एंड असाइनमेंट्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सभी टॉपिक को कवर आपको मिलने वाला है एंड आप इसका एक्सेस ले सकते हैं ऐप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से। सी, which is the right sequence of stages of internationalization। आपसे इंटरनेशनलाइजेशन के स्टेजेस पूछे गए हैं। आपको सीक्वेंस बताना है बेसिकली यहाँ पर कि किस सीक्वेंस में हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल, ग्लोबल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल। इन्हीं को ही आपको घुमा फिरा के अलग अलग ऑप्शंस में बताया गया है। तो मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। यहाँ पर जो है ना, क्या होता है, सीक्वेंस कैसे बनता है, देखो। सबसे पहले अगर आप काम करोगे तो सबसे पहले आप अपने ही देश में विद इन कंट्री काम करोगे, तो आप जो है डोमेस्टिकली काम करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना। एक्सपोर्ट कर सकते हो ना अपने देश से, ठीक है। उससे अब एक और हायर लेवल पे जाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक से ज्यादा कंट्रीज में काम कर सकते हो, आप एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी बना सकते हो। उसके बाद और हायर लेवल क्या है कि आप ग्लोबल लेवल पर ट्रेड कर सकते हो। ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करने का क्या मतलब है कि आप जो है कई कंट्रीज में काम कर रहे हैं बट आपका जो कंट्रोल है ना, जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है वो एक ही जगह पर है। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल लें एप्पल का, ठीक है। एप्पल जो है आपकी कैलिफोर्निया में ही सेंट्रली कंट्रोल्ड हो रही है, वहीं से इसकी डिजाइनिंग हो रही है, बट आपको पता है कि वर्क तो वो सब जगह कर रही है, ग्लोबल लेवल पे कर रही है। दैट इज व्हाट ग्लोबल कंपनी। उसके बाद और इससे नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, इससे नेक्स्ट लेवल होता है आपका ट्रांसनेशनल। उसमें क्या रहेगा, ट्रांसनेशनल का मतलब ये है कि आप ऑफ कोर्स आप काफी कंट्रीज में काम कर रहे हैं बट आप विद लोकल फीचर्स लेकर के चल रहे हैं। लोकल फीचर्स के साथ कैसे, मतलब कस्टमाइज हर कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स का हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी और कंट्री में वहां के अकॉर्डिंग, तो दैट इज अ ट्रांसनेशनल कंपनी। तो ये जो सीक्वेंस है आपका ऑप्शन नंबर बी इसको फॉलो करता है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंड ट्रांसनेशनल, ठीक है। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट the term dash can be used in a broad sense to describe all the policies, procedures, relationship and the systems in place to oversee the successful and legal operation of the enterprise। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी वो टर्म है जिसको आप यूज कर सकते हो जो क्या बताती है, सारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रिलेशनशिप एंड सिस्टम को बताती है। किसी भी बिजनेस में पूरे लीगल ऑपरेशन को कैसे काम करना है, उसके अंदर की पॉलिसी कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रिलेशन रहेगा, तो वो क्या है जो इन सब चीजों को डिफाइन करती है। इज दैट कॉर्पोरेट पॉलिसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट ओवरसाइट और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही होती है जिसमें सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, लीगल ऑपरेशन जो है कवर होते हैं। दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? जो कॉर्पोरेट पॉलिसी है वो किस चीज के बारे में बात करती है? वो बात करती है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल चीजें उसमें नहीं आती है, तो उसका लेवल जो है वाइडर नहीं है, नैरो है। कॉर्पोरेट ओवरसाइट का मतलब है जैसे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसाइट कर रहे हैं कि आपके मैनेजर्स के एक्शंस कैसे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, उन पर सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग के बारे में। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज लाइक कि आप अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, अ स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड surveillance network using latest satellite technology. Under this system, the state's mining department would be in a position to check illegal mining activities across the state. The state government is also considering the use of drones in its proposed campaign against illegal mining. Identify the related dimension of the business environment. ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ना कोई सर्विलियंस नेटवर्क प्रोग्राम चलाया जिसमें वो लेटेस्ट कुछ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। ठीक है, और इस सिस्टम में एक स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट जो है, एक गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट, वो इस पोजीशन में कि वो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज वगैरह को चेक कर रहा है स्टेट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट जो है ड्रोन्स का भी यूज कर रही है इस कैंपेन में ताकि कोई इलीगल माइनिंग वगैरह ना हो। तो आपको यहाँ पर डायमेंशन बताने किस किस का यूज हुआ है, इकोनॉमिक डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन, सोशल और इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो आपको ना क्वेश्चन पढ़ के इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो जो कि लेटेस्ट है, ऑल्सो आप यहाँ पे ड्रोन एक्टिविटीज का भी यूज कर रहे हो, तो ये तो क्लियर है कि टेक्निकल तो है इसमें। तो क्या इस ऑप्शन में टेक्निकल है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। इसमें है? हाँ, इसमें है और इसमें भी नहीं है। तो यहाँ से ही पहली बात तो मेरा आंसर निकल जाता है कि हाँ, टेक्निक की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी है। पॉलिटिकल डायमेंशन क्यों है? क्योंकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लीजिंग ऑफ मशीनरी कैन बी कैटेगराइज्ड एज। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लीजिंग ऑफ मशीनरी, इसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे? फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो देखिए, जो लीजिंग ऑफ मशीनरी है मतलब आपने जो है मशीनरी को लीज पर दिया है, तो वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में तो नहीं है। मशीनरी आपकी फिक्स एसेट है बट उसका लीजिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना कि वो लीजिंग पर है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो नहीं है ये, ऑफ कोर्स आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है मशीनरी को, कोई इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। फाइनेंसिंग डिसीजन है ये क्योंकि यहाँ पर जो है फाइनेंस आप अरेंज कर रहे हैं बेसिकली लीजिंग ऑफ मशीनरी करके, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कैपिटल बजटिंग नहीं है ये, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। The dash represents the equilibrium condition that prevails in the market for portfolios consisting of risk-free and risky investment. तो इनमें से आपको बताना है कि CML है, SML है, सेंसिटिविटी इंडेक्स है या अनसिस्टमैटिक रिस्क है, इनमें से कौन सा जो है रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, एक ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मार्केट में आपको रिस्क फ्री और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियोज के बारे में बताती है कि ये वाले रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये वाले रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको बता दूं ऐसे ना, एक CML की एक लाइन बनती है, कैपिटल मार्केट लाइन, और यहाँ पर ऐसे एक फ्रंटायर बनता है, एफिशिएंट फ्रंटायर, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। इसके अंडर जो आते हैं जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वो रिस्क फ्री होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रिस्क फ्री, एंड अबव ऑल दैट आर रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो ये बात कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी CML लाइन। तो आंसर जो होगा यहाँ पे कैपिटल मार्केट लाइन होगा। अब SML क्यों नहीं होगा? बेसिकली जो SML होता है ना वो आपका जो बीटा होता है, बीटा यानी सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, उसके बीच में और आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है आपका? दैट इज डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो डाइवर्सिफाइबल रिस्क तो आपका रिस्क फ्री एंड रिस्क इन्वेस्टमेंट को नहीं बताता है, एंड सेंसिटिविटी इंडेक्स का इस क्वेश्चन से कोई यहाँ पर लिंक नहीं है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद zero tailpipe emission are emerging as a good alternative to problems like climate change, surging pollution,
leading to ill death, crude import bill and energy security. Identify the related dimensions of business environment. देखो आप बिजनेस एनवायरमेंट के ना डायमेंशन से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। इट मींस क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनमें से जीरो टेल पाइप एमिशन है, मतलब कि फ्लुएंट्स नहीं निकल रहे हैं, आप कह सकते हैं, जो एक अल्टरनेटिव है, क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर रहा है, पोल्यूशन को कम कर रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ खराब होती थी। एंड ऑल्सो जो है आप जो है क्रूड इंपोर्ट बिल एंड एनर्जी सिक्योरिटी, आपकी एनर्जी सेव हो रही है, कच्चा तेल जो आप इंपोर्ट कर रहे थे वो बच रहा है ना, फायदेमंद है ना। देखो यहाँ पे पैसे बचेंगे, अब आपको इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा कच्चा तेल, क्योंकि व्हीकल्स में जो तेल यूज हो रहा था, पेट्रोल एंड डीजल यूज हो रहा था, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे डायमेंशन बताने हैं। देखो अगर आप ध्यान से खुद से सोचोगे तो एक तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो इंपोर्ट का प्राइस जो मुझे पे करना था वो सेव हो गया, तो मेरे मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, तो ये मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, पहली बात। तो दूसरा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, जीरो टेल पाइप एमिशन हो रहा है, तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रही हूँ। दूसरा जो है सोशल डायमेंशन है ये, क्योंकि हम यहाँ पर सोशल हेल्थ के बारे में, उनकी एनर्जी बचा रहे हैं, है ना, लोगों की हेल्थ सेव हो रही है, तो समाज के बारे में भी हमने सोचा है, तो दैट लीड्स टू सोशल, राइट। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड सोशल, देखो कौन सा है, इकोनॉमिक लीगल नहीं है एंड पॉलिटिकल नहीं है, टेक्निकल एंड सोशल, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। 7th क्वेश्चन देखेंगे, द रिस्क फ्री रेट इज 4% एंड देखो CAPM का क्वेश्चन है, रिस्क फ्री रेट है आपका 4%, रिस्क प्रीमियम है 8.6%, बीटा जो है क्वेश्चन में 1.3 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना है, CAPM का फॉर्मूला लगा दो, वेरी इजी क्वेश्चन। CAPM इज का फॉर्मूला है रिस्क फ्री प्लस बीटा एंड मार्केट रिटर्न, रिस्क वाला रिटर्न माइनस रिस्क फ्री, इसको आप रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, कंप्लीट को रिस्क प्रीमियम। अब रिस्क फ्री कितना है, 4% है, प्लस बीटा कितना है, 1.3 है, एंड पूरा रिटर्न ही दिया है तो माइनस करने का जरूरत नहीं है, 8.6% हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 4% प्लस, इसको आप सॉल्व कर लो एंड ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, दैट इज 15.8%। मेथड मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये करना है, ठीक है, CAPM का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद। तो ये आपका पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन वाले टॉपिक से पूछा गया है, जब एक फर्म बंद होती है तो कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है ना, तो ये आपकी डेबिट साइड होगी, आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो याद करो, इधर हम सारे उन एसेट्स को लिखते थे सबसे पहले जिन जिनको हमें सेल करना है, लाइक रियलाइज करना है, फिर हम इधर वो सारी लाइबिलिटीज लिखते थे जिनका मुझे पेमेंट करना है। देन जिन जिन लाइबिलिटीज का पेमेंट होता रहता था उनको यहाँ पे हम पे कर देते थे, और जिन जिन एसेट से मेरे पास सेल करके पैसे आ जाते थे उनसे आने वाली रिसिप्ट्स को हम यहाँ पर लिख देते थे। फिर जो भी प्रॉफिट होता था वो इधर आ जाता था, अगर लॉस होता था तो वो इधर पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। बट क्वेश्चन है कि किस चीज को डेबिट किया जाता है, तो सारे एसेट्स जो रियलाइज किए जाते हैं, बिल्कुल जिन एसेट्स को रियलाइज किया जाता है उनको हम डेबिट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, what is the basis of evaluation of risk in insurance। तो जब आप इंश्योरेंस में रिस्क का इवैल्यूएशन करते हैं, रिस्क का इवैल्यूएशन का क्या मतलब है कि जब कोई इंश्योरेंस हम इशू कर रहे हैं तो उसमें प्रीमियम डिसाइड करना होता है, तो प्रीमियम डिसाइड करने से पहले देखेंगे ना कि कितना रिस्क है। एक तो मैं एक 60 इयर्स ओल्ड पर्सन का इंश्योरेंस कर रही हूँ, एक मैं 20 इयर्स ओल्ड का कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी कि इसके में मुझे रिस्क ज्यादा लग रहा है और इस पर्सन का इंश्योरेंस में रिस्क कम है, तो इसका प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए और इसका प्रीमियम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो इसका प्रीमियम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब आप देखो कि इसका इवैल्यूएशन किस तरीके बेसिस पे होगा, हेलियोसेंट्रिक, रिलेटिविटी, क्वांटम एंड प्रोबेबिलिटी। एक सेकेंड, ओके। तो
आपकी जो ये वाली जो थियरीज है ना, ये वाली, ये सारी आपकी साइंस वाली थियरीज है, इसका कुछ ऐसा कॉमर्स थियरीज नहीं है। प्रोबेबिलिटी थियरी क्या होती है, हम एक अंदाजा लगाते हैं ना इसमें कि हाँ इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है, तो रिस्क का इवैल्यूएशन प्रोबेबिलिटी थियरी के बेसिस पर ही होता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। As per the Companies Act 2013, only preference shares which are redeemable within dash can be issued. 24 years, 22 years, 30 years and 20 years. तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए स्पेसिफिकली बताया गया है कि हमारी कंट्री में जो प्रेफरेंस शेयर 20 इयर्स के लिए हो सकते हैं मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम जो है उनको 20 इयर्स के अंदर रिडीम करना ही होगा। फॉर नॉर्मल केस मैं बता रही हूँ, बट अगर कंपनी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ये टाइम पीरियड 30 इयर्स है। अब आपको ऑप्शन में 30 भी पूछा बताया है और 20 भी बताया है, तो आप किसको चूज करेंगे? हम हमेशा नॉर्मल सिचुएशन को लेकर के चलते हैं, नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर डी हो जाएगा, दैट इज 20 इयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। जब हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं ना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे रिस्क अराइज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज करते हुए, तो उन रिस्क को आपने बताना है कि इनमें से कौन सा उसका टाइप नहीं है उस रिस्क का। टैक्स, ट्रांसलेशन, ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक एक्सपोजर। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये तीनों एक्सपोजर होते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका ब्रीफिंग कर देती हूँ कि जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है वो क्या होता है। जैसे मेरी बहुत सारी सब्सिडीज हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो मुझे एट द एंड एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है मेरी सभी सब्सिडरीज की। तो वहां पर क्या होगा, वहां पे कोई डॉलर में है, कोई कोई रुपीज में है, कोई यूरोज में है, तो उसमें ना वहां पर रिस्क रहता है कि वो अमाउंट में वहां गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला ट्रांसलेशन होता है। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर क्या होता है, आपका टाइम लैग होता है ना कंट्रीज में, तो उसकी वजह ट्रांजेक्शन में आपका जो है रिस्क अराइज होता है। इकोनॉमिक क्या होता है एक्सपोजर आपका, कि आप जो है यहाँ पर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। आपको मालूम है आज $1 80 का है, कल 85 का है, फिर 90, तो वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिस्क अराइज होता है, डीलिंग करने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो इज, फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आपको बताना है आरओआई कैसे निकालते हैं। देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी उसमें से आप देखोगे ना कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ है, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो रेशियो निकल जाएगा। तो ये वाला ग्रॉस नेट नहीं है, ये भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स नहीं है, नेट प्रॉफिट ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। 13 क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a type of disequilibrium in the balance of payment? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि जो आपका बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उनमें डिसइक्विलिब्रियम होता है, इनमें से कौन सा वो टाइप नहीं है। अगर आपने टॉपिक करा है तो सिंपल टाइप्स पूछे गए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है कुछ भी, तो आपको पता होगा कि जो सीजनल डिसइक्विलिब्रियम है वो होता है। ट्रांजैक्शनल डिसइक्विलिब्रियम जैसा कुछ नहीं होता है, साइक्लिकल होता है, सेक्युलर भी होता है। सीजनल क्या होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू सीजन, की कभी आपका डिमांड है प्रोडक्ट का, कभी नहीं है, सीजनल होता है। ठीक है, अप एंड डाउन उसमें रहता है। साइक्लिकल में होता है कि कभी बिजनेस में आपका बूम है, कभी रिसेशन है, एक फेज चल रहा है आपके बिजनेस का, तो वो भी है। सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम आपका इम्बैलेंस हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर इम्बैलेंस है, इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो दैट इज योर सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। तो ये तीनों होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A person has been given the following options for investment made by him in the past. Select the most attractive option assuming a discount rate of 10%. आपको पता है कि एक प्रेजेंट वैल्यू होती है, एक फ्यूचर वैल्यू होती है। तो एक पर्सन को ना, आपको एक पर्सन को हमने 4 ऑप्शन दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है जिसमें उसकी सबसे ज्यादा इनकम होने वाली है। और डिस्काउंट रेट क्या है आपका, 10% का यहाँ पर डिस्काउंट रेट रहने वाला है। ठीक है जी, तो आज आपको बिल्कुल प्रेजेंट में 5,50,000 रुपए मिलने वाले हैं, ये बेस्ट है। या फिर 14 लाख रुपीज आपको मिलेंगे 10 साल के बाद, ये सही है। 65,000 रिसीवेबल होंगे, एवरी ईयर आपको मिलते रहेंगे। एंड 80,000 रुपीज पर एनम आपको मिलने वाला है 10 साल तक के लिए। ठीक है ना, तो एक चीज देखो, अगर आप इसमें आप वैल्यू भी कैलकुलेट ना करो, 80,000 अगर आपको 10 साल तक मिलेंगे, तो आपको जो है एट द एंड 8 लाख
हालांकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू ठीक है अभी कम ज्यादा होगी वो ठीक है, बट 8 लाख होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको 14 लाख आफ्टर 10 ईयर्स मिल रहे हैं, तो बेनिफिट किस में होगा, यहाँ पर आपको इसमें बेनिफिट हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। 14 लाख 10 साल के बाद और 5,50,000 आज, तो 14 लाख 10 ईयर्स के बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा वो भी तो देखना है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय में 1 प्लस रेट करके, तो फ्यूचर वैल्यू 14 लाख हो जाएगी। 1 प्लस रेट कितना है डिस्काउंट का, 10% है, और कितने ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। तो फिर इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना वो कमी आने वाली है, दैट इज 5,40,000 समथिंग रहने वाली है। और तो ये कम है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा, 5,50,000 प्रेजेंट में या फिर 65,000 लाइक एवरी ईयर। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन है, इसकी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट 15th, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो अ कंट्री विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन, रिकार्डो के अकॉर्डिंग एक कंट्री को किस चीज में सबसे ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, इंडस्ट्रीज जो ना तो इंपोर्ट्स करती हैं ना ही एक्सपोर्ट्स करती हैं, इंपोर्टिंग कंपीटिंग इंडस्ट्रीज, या फिर वो इंडस्ट्री जो सिर्फ इंपोर्ट कर रही हैं, या ऐसी इंडस्ट्रीज जो डोमेस्टिकली भी सेल कर रही हैं और फॉरेन भी सेल कर रही हैं, लाइक फॉरेन बायर्स भी हैं उनके और डोमेस्टिक बायर्स भी हैं, इंडस्ट्रीज जो सिर्फ फॉरेन बायर्स को सेल करती हैं। तो आप देखो सबसे ज्यादा स्कोप किसका है, इसका तो है ही नहीं, ये तो इंपोर्ट भी नहीं करी एक्सपोर्ट भी नहीं कर, बस अपनी ही देश में कर रही है। इसको भी क्या है, ये तो सिर्फ इंपोर्ट कर रही है, इसको फायदा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। इंडस्ट्रीज जो सेल कर रही हैं टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर्स को, तो ये बेस्ट है ऑप्शन। सिर्फ फॉरेन को करोगे तो आपका स्कोप लिमिटेड है, आप डोमेस्टिक को नहीं कर रहे हो, तो इस पे से ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस डेटा आर एज फॉलोज, ठीक है। कंपनी है ना, उन्होंने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस डेटा आपको दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है परसेंटेज में, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल, और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। देखो क्या क्या दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा एक बात तो इसमें इनकम स्टेटमेंट अगर की तो आपको पता होगा कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आएगा विच इज 8 रुपीज, है ना। 24 माइनस 16 8 रुपीज, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, 8 रुपीज आ गया, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन तो निकल गया। अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है दैट इज 1,92,000 एंड बजटेड सेल्स भी दिए हुए हैं दैट इज रुपीज 30,000 यूनिट। मेरा बजटेड सेल है कि मैं 32,000 यूनिट्स जो है यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने से पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, सो इनमें से जो है वो कौन सा पॉइंट है जिस पर जो हम कह सकते हैं कि ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही आपको सेल्स होने वाली है। ब्रेक इवन यूनिट्स में आप अगर निकालोगे कि कितनी सेल्स करें कि मुझे ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता होना चाहिए, वो मुझे दोनों ही पता है। 1,92,000 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन मेरा 8 रुपीज है, तो मैं अगर 8 टू 2 या 16 एंड 32, हाँ, तो 24,000 यूनिट्स अगर मैं सेल करूंगी तो मुझे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि अगर 32,000 यूनिट्स में से 24,000 यूनिट्स में निकाल दूं, तो मैं अगर इससे ज्यादा यूनिट सेल करूंगी यानी कि मैं 8,000 यूनिट वो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं मेरी जिसमें मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है इन 8,000 यूनिट्स पर, तो मुझे निकालना है बट परसेंटेज में। तो 8,000 डिवाइडेड बाय टोटल 32,000 की टोटल सेल्स मेरी 32,000 है, बट उसमें से अगर मैं 8,000 और एक्स्ट्रा कर दूंगी मतलब 32,000 में इंक्लूड 24,000 से ज्यादा अगर मैं करूंगी तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है। मल्टीप्लाई कर दो आप इसको सिंपली 100 से, एंड 8 4 योर 32 एंड 4 एंड 5 दैट इज 25%, एंड ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स? इनमें से आपको बेस्ट डेफिनेशन बतानी है इकोनॉमिक्स की, कौन सी है? Okay. So inflation and employment in a growing economy, the best way to invest in the stock market, and decision making under foreign competition, and individual and social choice is the face of scarcity. देखो, क्या होता है कि जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है वो बेस्ड ही इसी पर है कि यहाँ पर ना हमें हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे लिमिटेड होते हैं। हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करना होता है, किस तरीके से उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उसमें से ले सकें। तो बेस्ट डेफिनेशन अगर हम कहें तो वो इंडिविजुअल सोशल चॉइसेस होते हैं इन द फेस ऑफ स्कैरसिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज अलाउड बाय द कंसाइनर to the consignee to encourage the consignee for putting up hard work in introducing new product in the market? कह रहे हैं कि कंसाइनमेंट का जो टॉपिक है, अकाउंट्स में कंसाइनमेंट का क्वेश्चन होता है, तो उसमें से है ये कि कमीशन देता है कंसाइनर, जो है कंसाइनी को उसके प्रोडक्ट सेल करने के लिए कमीशन देता है। ठीक है, बट वो कौन सा तरीके का कमीशन उसको देता है कि वो इनकरेज करे उसको हार्ड वर्क के लिए, कि वो नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के आए। कंसाइनर बेसिकली अपने कंसाइनी को हार्ड वर्क करने के लिए, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनकरेज करना चाहता है, तो वो कुछ कौन सा कमीशन देगा? डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, हार्ड वर्क कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। अब कोई बच्चे जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ पर हार्ड वर्क कमीशन पे टिक कराएगा, बट ऐसा कोई कमीशन होता ही नहीं है। अगर आपने टॉपिक किया होगा तो आपको पता रहेगा। ठीक है बच्चे, ये वाले तरीके की कमीशन तो मैं बता दूं सब में क्या होता है। डेल क्रेडिट कमीशन आपका वही नॉर्मल कमीशन होता है जो पे किया जाता है बेसिकली डेट कलेक्शन के लिए। डेबिट कलेक्शन मतलब कि जिन लोगों से पैसे लेने हैं, पेमेंट कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए, अगर आपने पेमेंट कलेक्ट कर लिया है तो आपको जो है कंसाइनर क्या देगा? डेल क्रेडिट कमीशन देता है। ओवरराइडिंग कमीशन जो होता है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए दिए जाते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन जो होता है आपका बेसिक कमीशन होता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए हम क्या देने वाले हैं उसको? ओवरराइडिंग कमीशन। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द आउटले ऑफ फंड्स टू एक्वायर एन एसेट दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज रेफर्ड टू एज। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने आउटले किया है फंड्स का। आउटले मतलब फंड्स गए, ठीक है, एक्सपेंस हुआ है। एक एसेट को एक्वायर करने में आपने फंड्स को खर्च किया, जिसका फायदा बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा टाइम के लिए होगा। ऑप्शन है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये और ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये तो पता ही है। कंफ्यूजन होगी कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्या लगेगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका फायदा हमें कई सालों तक होता है, जैसे इसमें हमने एडवर्टाइजमेंट वाला भी पढ़ा जिसका फायदा हम कई सालों तक उठाते हैं। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या कंफ्यूजन है कि यहाँ पर आपने जो फंड्स इन्वेस्ट करे हैं, जो खर्च करे हैं, वो किसी एसेट को एक्वायर करने में लगाए हैं। समझो, एसेट को एक्वायर करना मतलब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई एसेट एक्वायर नहीं की जाती है डेफर्ड में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि दोनों में ही आपको एक साल से ज्यादा का बेनिफिट मिलता है, बट यहाँ पर एसेट एक्विजिशन नहीं होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट को एक्वायर किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। Next, question number 20. Judicious use of leverage is suggested by net income approach, NOI, ट्रेडिशनल अप्रोच, नन ऑफ द अबव। तो आप जो है अच्छे से लीवरेज का यूज करें, ये कौन सी अप्रोच बताती है? देयर आर डिफरेंट अप्रोच। तो अब देखो, जो एनआई अप्रोच है ना, एनआई अप्रोच कहती है कि जितना ज्यादा आप डेट का यूज करोगे
उतनी ही वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी। मेन कंक्लूजन बता रही हूँ मैं तीनों अप्रोचेस का आपको, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन अप्रोचेस में कि किसमें क्या है कंफ्यूजन। मैं आपको तीनों का क्रक्स बता रही हूँ, डिटेल तो आप लोग पेड क्लासेस में कर ही लेंगे, बट क्रक्स क्या है। एनआई अप्रोच कहता है कि जितना ज्यादा आप डेट का यूज करोगे, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, ओवरऑल कॉस्ट जो है कैपिटल की डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि ये एक रेलेवेंट अप्रोच है कि डेट के इंक्रीज से फायदा होता है, फर्म की वैल्यू बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है। एनओआई अप्रोच कहती है कि डेट का यूज करने से वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहती है, और ये इररेलेवेंट अप्रोच है। क्यों है इररेलेवेंट? क्योंकि वो कहता है कि जैसे जैसे डेट का यूज करोगे, कॉस्ट ऑफ डेट तो कम हो जाएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी वालों का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है आपकी कैपिटल की वो सेम ही हो जाती है, वो बैलेंस हो जाता है कि डेट की कॉस्ट कम हुई तो इक्विटी की कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज होनी शुरू हो गई। तो बेसिकली वो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी मेरी, वो कांस्टेंट ही हो जाएगी। तो इसलिए इररेलेवेंट है डेट का यूज करना। बट ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि अगर आप डेट का यूज इंक्रीज करोगे तो एक पर्टिकुलर लेवल तक वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, बट अगर आप उसका जुडिशियस यूज करोगे तब। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा डेट यूज करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, एक्सेस में अगर आपने यूज किया, तो फिर क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म कम होने लगेगी एंड ओवरऑल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जुडिशियस यूज लीवरेज का करना चाहिए। ये कौन कहता है? आपका ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। चलिए 21th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंडेड बाय आईसीएआई डील्स विद अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। ये तो आपको याद करने वाला क्वेश्चन है कि ये वाला जो है किस आईएनडीएएस में कवर होता है। तो इट्स आईएनडीएएस 8, इसमें ये जो है कवर होता है। ये वाला तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, एंड ये वाला जो है आपका, ये वाला इवेंट वाले समथिंग इवेंट होता है, और ये वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए होता है। ठीक है, चलिए 22, इन कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन कैश रेवेन्यूज, नॉन कैश चार्जेस, करंट लायबिलिटीज, इनकम एक्सपेंसेस। तो पहली बात तो डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स है, दो चीजें होती हैं, डेफर्ड टैक्स रिसिप्ट्स भी हो सकते हैं, डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स भी हो सकते हैं। तो पेमेंट की बात है तो रेवेन्यूज तो नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया। अब आपको पूछा है कि नेट कैश फ्लो में डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स को आप कैसे क्लासिफाई करोगे। तो पहली बात, जो डेफर्ड टैक्स पेमेंट होती है वो नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं आपकी, तो करंट लायबिलिटी वाला ऑप्शन तो यहीं से ही गलत हो गया। बचा नॉन कैश चार्जेस और इनकम एक्सपेंस। तो मैं आपको बता दूं, डेफर्ड टैक्स पेमेंट आपकी नॉन कैश चार्जेस होते हैं, ना कि इनकम एक्सपेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Next 23, the sensitivity of a firm's profit to change in volume of sales is known as। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। बताएंगे इसका सही आंसर। ये जो आपका लीवरेज वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ना आपका, उसमें लीवरेज वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्म का जो प्रॉफिट है टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स, बेसिकली ईबीआईटी जिसको हम फर्म का प्रॉफिट बोलते हैं, टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज नोन एज। तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात की गई है ना, तो सेंसिटिविटी का जो ये मेन टॉपिक है ना, ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज से जुड़ा हुआ है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको ऑपरेटिंग लीवरेज करें या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, बट यहाँ पर जो डिग्री ऑफ वो रेशो के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल सेंसिटिविटी जो मेजर टॉपिक है वो तो ऑपरेटिंग लीवरेज का ही होता है। फाइनेंशियल लीवरेज तो आपका अर्निंग पर शेयर ओवर आपका ईबीआईटी होता है, एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का तो फॉर्मूला आपका अलग होता है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स होता है, वो भी अलग है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए है। फोर्थ, an unmanaged fixed income security portfolio is handled by an independent trustee is known as a।
जंक बॉन्ड फंड, क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनी, यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड ब्लाइंड ट्रस्ट। मतलब कि आपकी कोई अनमैनेज्ड फिक्स्ड इनकम है, किसी सिक्योरिटी पोर्टफोलियो आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, कुछ पोर्टफोलियो बनाया है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट है आपकी, अनमैनेज्ड फिक्स्ड इनकम वहां से आपको आपको हो रही है, मैनेज नहीं हो रही है, वो एक कोई इंडिपेंडेंट ट्रस्टी उसको हैंडल कर रहा है, तो यूटीआई जो है ना, यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या यूनिट वाला जो है, यूनिट इन्वेस्टमेंट, यूआईटी यूटीआई कह सकते हैं, वो भी सेम ही है। तो वही होता है जो इंडिपेंडेंट ट्रस्टी की तरह काम करता है और आपके जो है अनमैनेज्ड फंड्स को मैनेज करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25th, which of the following clauses is not mandatory as regards consideration? ठीक है, इनमें से कौन सा क्लोज जो है कंसिडरेशन के बारे में मैंडेटरी नहीं है। कंसिडरेशन क्या होता है, जैसे मैं किसी से कुछ परचेज कर रही हूँ, तो मैं जो है मैंने उससे प्रोडक्ट लिया है, तो बदले में मैं उसको पैसे दूंगी, है ना। ये क्या है, किसी चीज के बदले में समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बदले में मॉनेटरी वैल्यू। तो इसमें से कौन सा क्लोज मैंडेटरी नहीं है। कंसिडरेशन मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हो सकता है। कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है और जिसने ये टॉपिक पढ़ा है उसको बिल्कुल पता होगा कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मैंने एक लग्जरी वॉच ली है किसी कजन से या किसी फ्रेंड से, और मैंने जो है उसके बदले में उसको सिर्फ 100 रुपीज पे करे हैं, और हालांकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो 20,000 की वॉच है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है कि जितना उसका अमाउंट है उतना ही होना, सही अमाउंट होना जरूरी नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। कंसिडरेशन डिजायर एट द प्रोमिसर पे मूव कर सकता है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का हो सकता है, लीगल हो सकता है, ये सारे रूल्स हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो एडिक्वेट हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। नाउ स्टैट से क्वेश्चन है, इफ ऑल द आइटम्स इन वेरिएबल आर नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव देन। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशनशिप होता है एम जीएम और एचएम का, कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। जियोमेट्रिक मीन आपका nth रूट होता है एंड हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल होता है आपके अर्थमेटिक मीन के रेसिप्रोकल का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द हेड ऑफ एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। देखो ये एक एग्रीमेंट होता है पब्लिक पॉलिसी का, इसके अगेंस्ट कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट समझे जाते हैं। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, डज नॉट फॉल पूछा गया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ना कुछ एग्रीमेंट्स बता ही देती हूँ जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आते हैं। जैसे आप किसी को ट्रेड करने से अगर रोक रहे हो ना, तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आता है। आप किसी को मैरिज करने से रोक रहे हो तो पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है। आप किसी क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। किसी के पेरेंटल राइट छीन रहे हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स करने से रोक रहे हो, आपका गलत है। मैरिज के ब्रोकरेज वगैरह का जो एग्रीमेंट होता है, मैरिज में जो ब्रोकरेज लेते हैं, कमीशन लेते हैं, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। मोनोपोलीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कई बार कि हम दोनों कंपनीज मिल करके काम कर लेते हैं और फिर मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, हम अपनी मर्जी से चार्जेस करेंगे। तो ये सारे जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट होते हैं। किसी एनिमी के साथ डील करना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा इसके अंदर नहीं आता है। ट्रेडिंग विद एनिमी पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है। इलीगल कोहैबिशन मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मैरिज ब्रेकेज एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स ये भी जो है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस में ट्रैफिकिंग करना, गोलमाल करना, बेसिकली ब्लैक मनी कलेक्ट करना, दैट इज व्हाट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ट्रैफिकिंग करना। इलीगल कोहैबिटेशन क्या होता है, बेसिकली इलीगली जो है साथ में रहना, लिविंग टुगेदर। कोहैबिटेशन मतलब लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज। तो इलीगली दैट इज डज नॉट फॉल अंडर द एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, वो नहीं हो सकता। सोशली एंड एथिकली इट कैन बी रॉन्ग बट नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 28, इफ द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड। तो रिसर्च का आपका क्वेश्चन है। नल हाइपोथेसिस जिसको हम ऐसे लिखते हैं, और एक होता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इनमें से किसी भी तरीके से आप उसको लिख सकते
हो। तो सिंपल सा है लॉजिक, अगर ये रिजेक्ट हो गया तो ये एक्सेप्ट हो गया, और ये रिजेक्ट हो गया तो ये एक्सेप्ट हो गया, 2 ही ऑप्शंस होते हैं। तो अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया आपका, तो कौन सा एक्सेप्ट होगा? आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऐसा तो कोई हाइपोथेसिस होते ही नहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। एक माइनर है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। अ माइनर वाज फेसिंग अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। एक माइनर के खिलाफ ना ऐसा कुछ कोर्ट में केस चल रहा है, एंड फॉर स्मगलिंग ड्रग्स के लिए, राइट। और उसने क्या किया, उसने 5,000 रुपए उधारी लिए एडवोकेट की फीस वगैरह देने के लिए कोर्ट में। अब क्या रेमेडी अवेलेबल है टू द क्रेडिटर अगर माइनर उसका पैसा वापस नहीं करता है? ठीक है, अब मान लो कि राजू ने जो है उस इंसान को 5,000 रुपए दिए, तो क्या राजू को कुछ फायदा हो सकता है अगर वो इंसान उसके 5,000 रुपए वापस ना करे तो? तो पहली बात तो राजू ने जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ये 5,000 रुपए उसको उधारी देने का, तो जो लॉ है ना, लॉ तो माइनर को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, कि आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों किया? माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही वॉइड था, वो तो आपको करना ही नहीं चाहिए था। तो अब उसको कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। क्रेडिटर कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द माइनर सिंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद द लेटर इज वॉइड एब इनिशियो। ऑप्शन नंबर ए। Now, question number 30. In which of the following situations is the application of t-test most appropriate? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा appropriate है t-test के लिए? तो मैं आपको t-test के लिए बता दूं, ये small size के जो sample होते हैं वहां पर आपका t-test लगता है, और जो आपका z-test होता है वो large sample के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो है आपके जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों के लिए ऑप्शंस होते हैं, बट आपको क्वेश्चन में देखना है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल साइज, और यहाँ पर है लार्ज साइज, तो लार्ज साइज सैंपल के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। वेरियांसेस वाला जो है आपका वेरियांसेस वाला जो है अनोवा वगैरह के लिए है, ये आपका ये भी नहीं होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस अमंग मीन वैल्यूज ऑफ टू सैंपल ग्रुप्स, ये भी आपका नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट, स्मॉल साइज सैंपल एंड पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स। आपको मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब बताना है और बताना है कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। द पॉजिटिव असर्शन, कि आपने एक पॉजिटिव पॉइंट रखा है इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, कि जो इंसान इसको बता रहा है इस तरीके से कि वो वारंटी नहीं, वारंटेड नहीं, गारंटी नहीं है उसको, बट वो ऐसा मान रहा है कि जो उसने बात कही है वो सच है। दूसरा, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मुझसे कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, लेकिन मेरी इंटेंशन कोई फ्रॉड करना, कोई एडवांटेज लेना नहीं था वहां पर, ठीक है। और कॉजिंग ऑल दो इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब कोई सब्जेक्ट एग्रीमेंट हुआ, उसके सब्जेक्ट मैटर को लेकर के इनोसेंटली मुझसे कुछ गलती हो जाती है एग्रीमेंट में, या ऑल ऑफ द अबव। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में ना आप सेक्शन 18 में पढ़ना, ठीक है। सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ना, आपको ये तीनों पॉइंट्स वहां पर एज इट इज मिलेंगे, एज इट इज, ठीक है। कि अगर ये सारी सिचुएशंस होती हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है सही वो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। कि चाहे आपका इंटेंशन नहीं है डिसीव करने का तो भी वो मिस्टेक नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आपसे इनोसेंटली गलती हुई है वो भी क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। पॉजिटिव असर्शन है, आपने सोचा बिलीव, आपने उस किसी चीज को सही समझा बट वो सही नहीं थी, वो भी क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। मिस्टेक में क्या होता है कि दोनों पार्टी से सब्जेक्ट मैटर को समझने में गलती होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एम्प्लॉइज राइज टू देयर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंसी इन द हायरार्की? पीटर प्रिंसिपल, पार्किंसन प्रिंसिपल, पुट प्रिंसिपल, एंड नन ऑफ दिस। ये आपका याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए है, बस आपको याद रख लेना है, पीटर प्रिंसिपल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, discharge of a contract due to material alteration falls under novation, operation of law, सब्सटीट्यूटेड एग्रीमेंट एंड रिमिशन। पहली बात तो ये सारे तरीके हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। जैसे कि नोवेशन का मतलब होता है कि कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसमें कुछ नया ऐड करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। सब्सटीट्यूटेड भी यही है कि पुराने की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है ना। रिमिशन में क्या है बेसिकली कि आप जो है मतलब कि अगर किसी से मैंने 100 केजीज राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया था बट उसने मुझे सिर्फ 50 केजीज राइस ही भेजे तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया,
तो यहाँ पर भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो एक तरीके से डिस्चार्ज हो ही गया ना, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर दैट इज रिमिशन, ठीक है, चलो कि इतना भेजा कोई बात नहीं। बट ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है, देखो मटीरियल अल्टरेशन का मतलब समझिए पहले। मटीरियल अल्टरेशन मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट था ना उसमें कुछ काफी इंपॉर्टेंट चेंज किए गए, तो दो पार्टीज में से ना एक पार्टी ने चेंज करा बिना दूसरे की कंसेंट से, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के कंसेंट के बिना मटेरियल अल्टरेशन कर दिया, इंपॉर्टेंट अल्टरेशन कर दिया। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म होगा वो दोनों की मर्जी से नहीं होगा। नोवेशन में, सब्स्टिट्यूट एग्रीमेंट में, रिमिशन में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर उन दोनों पार्टीज की मर्जी से हुआ था। लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा यहाँ पर, मटेरियल अल्टरेशन हुआ है अगर, एक पार्टी से गड़बड़ हुई है अगर, तो दोनों की मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून से जो है वो खत्म हो गया, जिस टाइम पे उसने वो चेंजेस करे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ खत्म हो जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड। देखो 4 तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका एक पिरामिड पढ़ते हैं हम लोग। कि जब आप एक बिजनेस में हो ना, तो आपको आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना सीक्वेंस में बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो बनती है ना, वो क्या बनती है, वो बनती है कि आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। तो प्रॉफिट इज लाइक इकोनॉमिक, ठीक है, तो वो आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो वो लीगल होना चाहिए, उसमें कोई फ्रॉड एंड चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें सिर्फ लीगल ही नहीं बल्कि एथिकली सोसाइटी के लेवल पर भी वो चीजें सही होनी चाहिए। फोर्थ है कि अगर आपने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है तो वो आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डोनेशन वगैरह भी करो, समाज के भले के लिए भी काम करो, तो उसको बोलते हैं हम फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक 1 2 3 एंड 4 ऐसे ये सीक्वेंस होता है, फ्रॉम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो आप देखो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर हैं। इकोनॉमिक, एथिकल, मॉरल, मॉरल नहीं होता है, जस्टिस नहीं होता है, एथिकल, मॉरल, मॉरल नहीं होता है, लीगल, फिलैंथ्रोपिक, इकोनॉमिक एंड एथिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट रिलायबल टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी लाइक यहाँ पर आप अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं कर सकते। एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, तो आप अपने पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते। इट्स सब्जेक्टिव, नॉट इट्स नॉट सब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कौन सी जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है वो सबसे बेस्ट है, ARR मेथड, IRR, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं अगर आपको बताऊं जो ARR मेथड है, ये एक तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक के अंडर आता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे तो आपको कंफ्यूजन ही हो सकता है कि कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स देता है, 2 2 3 3 यहाँ पे रेट्स आप ट्राई करते हैं। पे बैक पीरियड भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। और दूसरा इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपके 5 लाख इन्वेस्टमेंट के रिकवर हो गए 2 साल में, 3 साल में, उसके बाद कितना रिटर्न आ रहा है, उसके बाद के कैश फ्लोज को तो ये कंसीडर ही नहीं करता है। तो ये भी इसका नुकसान है। लेकिन जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो सबसे रिलायबल और सबसे बेस्ट टेक्निक उसको समझा जाता है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है ना, ऑल्सो कैश फ्लोज भी देखता है, बाद में भी सारे मतलब जितने भी कैश फ्लोज है सबको ये देखता है। पॉजिटिव एनपीवी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेगेटिव एनपीवी को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉल्ड द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फंक्शन सबसे एजेंस सबसे जरूरी समझा जा हाँ जी, तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन जो है सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है मैनेजमेंट के लिए। देखो फंक्शन सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, डायरेक्शन, लेकिन एक ऐसा पॉइंट इनमें से आपको ढूंढ के मुझे बताना है जो सब जगह पर चाहिए।
मतलब हर फंक्शन पे चाहिए, हर लेवल पर चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर बी। आप प्लानिंग करो वहां भी चाहिए कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन में भी, कंट्रोलिंग में भी। तो इस वजह से सबसे बड़ा एजेंस क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये आपका ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो उसको हमें सॉल्व करना होगा। चलो देखते हैं। फोर्ज लिमिटेड कंपनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर उसका पहले से ही 10 लाख का कैपिटल, 10 लाख शेयर्स हैं उसके पास, 10 रुपए का, यानी कि 10 लाख शेयर्स हैं ऑलरेडी। टैक्स रेट है 50%। फोर्ज लिमिटेड ने प्लान करा है कि वो और भी एडिशनल कैपिटल रेज करेगी। ओके, उसे 100 लाख जो है कैपिटल रेज करनी है, और उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो 10 लाख शेयर इशू कर दे, 10 रुपए का एक, और या फिर वो 100 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दे जिस पर 14% का इंटरेस्ट होगा। आपको इनडिफरेंस लेवल बताना है ईबीआईटी का। इनडिफरेंस लेवल का मतलब होता है कि वो कौन सा पॉइंट है कि वो कितने अमाउंट के शेयर होंगे, वो कौन सा पॉइंट होगा जिस लेवल पर जो कंपनी है, जो फोर्स लिमिटेड है, वो इनडिफरेंट हो जाएगी। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कोई भी ऑप्शन चूज करे, वहां पर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो वो आपको बताना है कि वो कौन सा लेवल है। तो मैं आपको इधर इसको सॉल्व करके बताती हूँ ऊपर। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है ना। प्लान वन, प्लान वन क्या है हमारे पास, प्लान वन क्या है, पहले तो प्लान वन है कि मैं 10 लाख इक्विटी शेयर इशू कर सकती हूँ और 10 रुपए का एक। तो फॉर्मूला जो है इंडिफरेंस का आपको बता दें, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो क्योंकि शेयर है तो इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो हो गया, ठीक है। और इनटू 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना है, टैक्स है हमारा 50%। इक्विटी शेयर्स, तो 10 लाख हमारे पास पहले से हैं, 10 लाख हमने और इशू कर देने हैं, तो 20 लाख शेयर आ गए। में मेरे पास इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने 100 लाख डिबेंचर इशू करे ना, तो पहले इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं। तो ये आपके 100 लाख हो गए, इसका 14% आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो विल बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ईबीआईटी माइनस लाख बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, अब 20 लाख नहीं है, अब सिर्फ 10 लाख हैं। कौन से वाले, ये वाले, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू करे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है। तो इंडिफरेंस लेवल निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल रखना होता है, तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो अब आप देखोगे कि ये, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ ताकि ना, तो ये 1.05 एंड 1 पॉइंट माइनस, सॉरी 1 माइनस 0.5 जो टैक्स है दोनों इस जगह पे कट जाएगा, इक्वल रखा। तो 10 लाख से 20 लाख कटेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो अब क्या बचा मेरे पास, ईबीआईटी कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, है ना, यही बचा है हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 है, इधर चला जाएगा, डबल हो जाएगा। ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ईबीआईटी माइनस 28 लाख। तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा। 2 ऑफ ईबीआईटी में से एक ईबीआईटी गया, क्या बचेगा, ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 28 लाख। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपको करके बता दिया है। तो आपका जो वो कौन सा पॉइंट है ईबीआईटी का, वो कितना प्रॉफिट है जिस पर आपका इंडिफरेंस हो जाएगा दोनों का, वो है आपका 28 लाख, वो ईबीआईटी का लेवल है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फर्स्ट है आपका ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। एंकर बैंक रेफर्स टू,
आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं कि एंकर बैंक क्या है। पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जो कंसोलिडेशन प्रोसेस करते हैं स्टेट ओन्ड बैंक्स के बीच में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग देते हैं, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जो अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, या फिर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो क्लासिफाई किए जाते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्ट बैंक्स। तो एंकर बैंक्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो एंकर बैंक वो बैंक होते हैं जो आपके लीड बैंक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो पहली बात तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो होते ही हैं, लेकिन किस चीज में लीड करते हैं? मर्जर्स में। मतलब जो बैंक मर्जर्स में लीड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, पंजाब नेशनल बैंक है जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गए थे। तो यहाँ पर एंकर बैंक कौन हुआ? आपका पंजाब नेशनल बैंक। इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्पल है जिसमें विजया बैंक और देना बैंक दोनों मर्ज हो गए थे, किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या था? आपका एंकर बैंक था। बेसिकली ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, एंकर बैंक जो है आपका, वो किसके लिए है? वो आपका जो है कंसोलिडेशन या मर्जर की प्रोसेस के लिए, वो स्टेट ओन्ड बैंक्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन बैंकिंग के लिए भी नहीं होते हैं, और ना ही इंपोर्टेड बैंक्स के लिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 क्वेश्चन देखेंगे। डिटरमाइनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ना आपको अर्निंग्स दिए हुए हैं कंपनी के, डिविडेंड पेड है, नंबर ऑफ शेयर्स है, प्राइस अर्निंग रेशियो है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो आपको बताना है कि क्या आप सेटिस्फाइड है करंट डिविडेंड पॉलिसी से। अगर आप सेटिस्फाइड है तो ऑप्टिमल डिविडेंड पेड रेशियो क्या रहेगा? वॉल्टर मॉडल का बेसिकली आपने यहाँ पर यूज करना है। तो वॉल्टर मॉडल का यूज करना है तो पहले तो आपको देखना है, वॉल्टर मॉडल में ऐसा होता है, तीन सिचुएशंस दी होते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, कम है, या फिर इक्वल है। अगर आपका रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, तीनों कंडीशन लिख देती हूँ। अगर आपका रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो ये मॉडल कहता है कि हम 0% डिविडेंड देंगे। अगर आपका रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है तो वो कहता है कि हम 100% डिविडेंड देंगे। मतलब कि अगर रिटर्न ज्यादा है तो वो कह रहा है कि हमारी जो है ना ग्रोथ फर्म है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर रिटर्न कम है तो वो कह रहा है कि हम जितना है वो सब डिविडेंड दे देंगे। और अगर इक्वल है तो इंडिफरेंट है, आपका चॉइस होता है इसमें। तो यानी कि डिविडेंड या तो 0% जाएगा या 100% जाएगा। तो आप डीपी के रेशियो का ऑप्शन देखो, 60% और 40% वाला ऑप्शन तो यहीं से ही कैंसिल हो जाता है। बचा 0% और 100%, वो हमें निकालना है। तो वो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। अब वो निकालने के लिए मेरे पास आर और के ई, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। तो रेट ऑफ रिटर्न तो मेरा 15% है, मुझे अब क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय में मार्केट प्राइस। वो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। कैसे? अर्निंग पर शेयर देखो, अर्निंग कितनी है कंपनी की? 5 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख। तो कितने टाइम? 5 टाइम्स है अर्निंग, 5 टाइम्स। ये ऐसे ही डिविडेंड पर शेयर निकाल रही हूँ मैं। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कितना है? 3 लाख, कितने शेयर है? 1 लाख, यानी कि 3 टाइम्स है। अब मुझे क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर तो आ गई मेरी, 5 आ गई। मुझे निकालना है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस निकलेगा मेरा, यहाँ पे आप देखो, प्राइस अर्निंग रेशो कितनी है? 8 टाइम्स है ना। तो प्राइस अर्निंग रेशो को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ईपीएस से तो मेरा मार्केट प्राइस निकलेगा, यानी कि 8 इंटू में 5, यानी कि मार्केट प्राइस आ गया 40। तो 5 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगी? 40 कर दूंगी। तो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी, विच इज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी? 12.5%। इसको आप यहाँ पे ऐसा 100 कर लो ना, 5 8 40 ऐसा कर लेना, कट करके आपका आ जाएगा 12.5%। तो अब मेरी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, क्योंकि ये 12.5% है और रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो 0% डिविडेंड होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट अब आपको कंफर्म करना है कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर भी तो निकालना है, 48 आएगा कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? वॉल्टर मॉडल का ना फॉर्मूला लगता है डिविडेंड का, वो मैं आपको बता देती हूँ।
आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मार्केट प्राइस का जो है फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस रेट ऑफ रिटर्न बाय में कॉस्ट एंड अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये तो अब डिविडेंड जो है आपका क्या था, सॉरी डिविडेंड आप 0 दे रहे हो प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 15% है तो 0.15 लिख देना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5 है तो 0.125 हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर कितना है 5 है, डिविडेंड पर शेयर मतलब डिविडेंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। डिविडेंड कितना है आपका 0 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, इज दैट विजिबल? ओके वेट, हाँ ठीक है, अभी आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया इधर। तो 0 आपका डिविडेंड है और रेट आपका रिटर्न का 0.15 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5 था तो 0। वॉल्यूम आ रहा है ना, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 0.125 हो जाएगा, 12.5% था, अर्निंग पर शेयर 5 है, माइनस कर देंगे 0 डिविडेंड का और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है हमारे पास, वही है 0.125। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आप सॉल्व करना देखना आपका आंसर 48 ही आएगा। तो दिस इज हाउ योर मार्केट प्राइस विल कम, ठीक है। तो 0% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है, मार्केट प्राइस कितना है 48% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन, उसके बाद आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन रह जाएंगे आज की क्लास में। चलिए इसको फटाफट से खत्म करते हैं एंड देखते हैं कि आगे क्या है। A guarantee or assurance put to the insured in the same position in which he was immediately prior to the happening of an uncertain event is related with which principle of insurance? कह रहे हैं कि क्या आपको ना सेम पोजीशन में ले आता है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? वेरी इजी क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, नन ऑफ दीज। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो यही कहता है कि हम आपको प्रॉफिट नहीं होने देंगे बट हम आपको लॉस भी नहीं होने देंगे। आपको जो भी अनसर्टेन इवेंट हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है ना, उससे पहले जिस सिचुएशन में थे ना आप, हम आपको उसी वापस सिचुएशन में दे देंगे, वापस से उतना ही आपको हम क्लेम करके वहीं तक पहुंचा देंगे। दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 50,000 and 30,000 respectively. Interest payable on capital is 10%. If the profits earned by the firm is 4,800, what will be the interest on capital for X and Y? देखो ध्यान से, 50,000 एंड 30,000 की जो है कैपिटल है, 10% अगर आप इस पे इंटरेस्ट दोगे ना तो वो 5,000 और 3,000 बनेगा, यानी कि टोटल कितना इंटरेस्ट देना है 8,000, लेकिन प्रॉफिट कितना है फर्म के पास सिर्फ 4,800। तो ऐसी कंडीशन में आपको एडजस्टमेंट करना होता है किस रेशो में, याद रखना क्वेश्चन, ये कैपिटल रेशो में इसको आप एडजस्ट करेंगे। कैपिटल रेशो कितनी होगी 50,000 और 30,000, आप यहाँ पर 5:3 जो है आपकी कैपिटल रेशो हो जाएगी। तो आपके पास जितना प्रॉफिट है ना 4,800 का, आप उसको इस रेशो में कर दोगे 5/8 एक्स के लिए एंड y के लिए 4,800 को आप डिवाइड कर दोगे 3/8 में। तो 8 5 40, 8 6 48 एंड 3,000 हेयर एंड 1,800 हेयर, ठीक है। तो 3,800 रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर बी। Next, an actuary is expected to make an exact forecast of the future liabilities of the policies, make a reasonable forecast of the future liabilities of the policies, calculate the premium required to cover a risk on a long-term basis, find the probability of an insured event to happen in known life policies. देखो एक्यूटरी जो होता है ना वो एक्सपेक्टेड टू फोरकास्ट, फोरकास्ट का क्या मतलब है, अंदाजा ही लगा रहा है ना, फोरकास्टिंग करना है ना। तो उससे क्या उम्मीद की जाती है कि क्या वो पॉलिसी में होने वाली लायबिलिटीज का एग्जैक्ट फोरकास्ट कर दे, बिल्कुल एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फोरकास्ट फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में कोई नहीं कर सकता, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया।
कि एक रीजनेबल, एक मतलब वैलिड रीजनेबल फोरकास्ट कर दे फ्यूचर में होने वाली लाइबिलिटीज का, ये हो सकता है। प्रीमियम कैलकुलेट कर दे तो रिस्क कितना होगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो वो इसका काम नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी इंश्योर्ड इवेंट की टू हैपन इन नॉन लाइफ पॉलिसीज में, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है, रीजनेबल फोरकास्ट करना होता है फ्यूचर लाइबिलिटीज का। क्वेश्चन नंबर 43 आपका ये क्वेश्चन आपका रोंग है, ठीक है, इसको इसको आपने नहीं करना है, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया गया है, इसमें जो ये 2020 वाला है और ये जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं दिए गए हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है आपका। 44 देखेंगे, होलिस्टिक मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड। मार्केटिंग में कंसेप्ट आते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, है ना, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, लास्ट में आता है आपका होलिस्टिक कंसेप्ट, जिसके अंदर 5 चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। इसमें इंटरनल होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केटिंग उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। द कस्टमर ज्वाइनिंग द क्वी एंड लीविंग इट आफ्टरवर्ड्स इज डिफाइंड एज। क्वी क्या होता है कि लाइन में लग रहे हैं, ठीक है, आपके जो कस्टमर्स हैं ना वो लाइन में लगे हैं और आपको और वो उसके बाद छोड़ करके चले जाते हैं, तो आपको बताना है इसको हम क्या बोलते हैं। बार्किंग, जॉकिंग, रेनेजिंग एंड नन ऑफ दीज। तो देखो बार्किंग का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे वॉकिंग से ऐसे आता है, वॉकिंग, वॉकिंग से आप याद रख सकते हैं कि वो उन्होंने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, हम इसका पार्ट नहीं बन सकते हैं, तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया उस लाइन को, भीड़ को ज्वाइन ही नहीं किया, तो वॉकिंग तो नहीं हो सकता। जॉकिंग क्या है, कि आप ना जॉकिंग, जैसे आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, जॉगिंग से याद रख सकते हैं कि आप जॉगिंग कर रहे हैं, एक दो तीन लाइन है, आप कभी इसमें जा रहे हैं, कभी इसमें कभी इससे इसमें जा रहे हैं, कभी इसमें आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लाइंस में क्यू में स्विच कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से आपका नंबर आ जाए, आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो कहा है कि लीव, आप छोड़ करके चले गए उस लाइन को, तो जॉकिंग भी नहीं करें। रेनेजिंग जो है वो यही होता है कि आपने बहुत देर तक वेट कर लिया, अब आप ड्यू टू इम्पेशेंस, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, आपने उस लाइन को छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 46 देखेंगे, मार्केटिंग डेटाबेस इज बिल्ट एज एन एड टू प्राइस हाइक, प्रोडक्ट मिक्स एक्सपेंशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट रिसर्च। देखो डेटाबेस की बात हो रही है, डेटाबेस मतलब आप मार्केटिंग का जो है डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो डेटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, प्राइस बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट मिक्स को एक्सपैंड करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए, मार्केट में रिसर्च करने। आपका जो डेटाबेस होता है वो आपको हेल्प करता है आगे फर्दर रिसर्च करने में कंज्यूमर के बारे में, तो मार्केट रिसर्च के लिए हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 47th क्वेश्चन देखेंगे, द रेमेडी ऑफ कंपनसेशन गिवन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूछ रहे हैं कि जो आप रेमेडी आपको मिलती है कंपनसेशन की, अगर मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई ब्रीच किया गया, तो वहां पर ब्रीच के बाद आपको कंपनसेशन मिलता है, मुआवजा मिलता है उस चीज का, तो वो कौन से सेक्शन में उसको डिफाइन किया गया है, तो उसको डिफाइन किया गया है आपका सेक्शन 73 में, आपको ये लर्न करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, when can a breach of condition be treated as a breach of warranty by the seller as per the provisions of the Sales of Goods Act 1930। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा आप ना, देखो बहुत ध्यान से समझना ताकि आप समझ पाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक होता है कंडीशन, एक होती है वारंटी, ठीक है। कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, वारंटी बाद में होती है कॉन्ट्रैक्ट के। अब कंडीशन का ब्रीच अगर टूट गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, मतलब आप जो है ना, अगर कंडीशन टूट गई तो आप गुड्स को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर सकते हो, आप गुड्स को रिजेक्ट कर दो, ठीक है, कि कंडीशन ही यही थी कि गुड ऐसे होने चाहिए, आपने कहा था कि मुझे ना मुझे एक लैपटॉप लेना ब्लैक कलर में, सामने वाले ने सिल्वर में दे, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, मेन कंडीशन ही ब्रीच हो गई, समझ रहे हो। मुझे गाड़ी चाहिए रेड कलर में, सामने वाला जो है ब्लैक कलर में ले रहा है, दे रहा है आपको गाड़ी, तो आप वहां पे रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेन कंडीशन क्या हो गई, ब्रीच हो गई, रिजेक्ट द गुड्स। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है अगर, ठीक है, उन्होंने कहा था कि इसकी स्पीड अच्छी है बट उसकी स्पीड अच्छी नहीं निकली, तो यहाँ पर वारंटी अगर ब्रीच हुई है तो यहाँ पर आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अब कौन सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जब आपकी ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई, आप रिजेक्ट कर सकते थे, बट अब वो क्या ट्रीट की जाएगी, ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट की जाएगी
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर वो कौन सी कंडीशन है? व्हेन द बायर फुलफिल्स द कंडीशन स्टिपुलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब बायर ने अपनी कंडीशन फुलफिल कर दी है तब। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सिविरेबल, सिविरेबल का मतलब है डिविजिबल है, वो मतलब कि उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द एंटायर गुड्स, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिविजिबल नहीं था और बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इज सिविरेबल, डिविजिबल है एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द एंटायर गुड्स और पार्ट देयरऑफ। देखो इसकी ना कंडीशन बताई गई है स्पेसिफिकली, कब ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाता है, कि वो प्रोडक्ट्स डिविजिबल भी नहीं थे, वो प्रोडक्ट्स डिविजिबल भी नहीं थे, यानी कि नॉट सिविरेबल। बायर ने उन गुड्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है अगर, तो ये जो है आपके ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 13 आई थिंक उसमें ये डिफाइन किए गए दोनों पॉइंट कि नॉट सिविरेबल थे और बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन किस में बदल जाएगी, ब्रीच ऑफ वारंटी में बदल जाएगी। अब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको सिर्फ कंपनसेशन क्लेम मिल सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, रिगार्डिंग द लिमिटेशन पीरियड ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू। देखो लिमिटेशन पीरियड क्या होता है कि जैसे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया, तो अब आप केस फाइल करना चाहते हैं, तो केस फाइल करने के लिए ना आपको एक लिमिटेशन पीरियड मिलता है कि आप इतने टाइम के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे साथ आज कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं 15 साल बाद जाके कह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे केस करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, लिमिटेशन पीरियड होता है और ये नॉर्मली केस में 6 इयर्स का रहता है आपका। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना अनट्रू है वो आपको बताना है। तो इफ द एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड, कि ब्रीच जो हुआ था वो फ्रॉड की वजह से हुआ था और जो लिमिटेशन पीरियड है वो शुरू हो जाएगा जब क्लेमेंट फर्स्ट सस्टेन्ड लॉस। मतलब कि मान लीजिए मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम फ्रॉड हुआ था उसी टाइम से मेरा लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो ये बात गलत है। मुझे पता ही नहीं है, मान लीजिए आज मेरे साथ फ्रॉड हुआ और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, तो मेरा लिमिटेशन पीरियड आज से कैसे स्टार्ट हो जाएगा, मैं कैसे केस करूं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो फ्रॉड के केस में जो आपका लिमिटेशन पीरियड होता है वो तब शुरू होता है जब वो डिस्कवर होता है, ना कि तब जब वो हैपन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पे अनट्रू पूछा हुआ था लिमिटेशन पीरियड के बारे में, तो ये ही अनट्रू है। 6 इयर्स का मैंने आपको बता दिया होता ही है। ठीक है, अगर एक माइनर है, मान लीजिए माइनर क्लेमेंट है, ठीक है, उसके साथ गलत हुआ है, तो लिमिटेशन पीरियड तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वो 18 का ना हो जाए या फिर उसकी डेथ ना हो जाए। बिल्कुल, अगर माइनर के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसका लिमिटेशन पीरियड तो 18 के बाद ही शुरू होगा। 18 के बाद वो 6 साल के बाद तक भी केस कर सकता है और उससे पहले भी कर सकता है, बट उसका लिमिटेशन पीरियड तब तक शुरू नहीं होगा। ठीक है जी, और लिमिटेशंस के जो पीरियड है वो सारे लिमिटेशन एक्ट 1963 में डिफाइन किए गए हैं, तो जो भी होगा एप्लीकेबल वो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। तो ये बात भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपकी गलत थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, ठीक है, और उसके बाद हम इसको सम अप करेंगे। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल। अगर आपने, ये इनकम टैक्स के क्वेश्चन है, इसमें एक स्पेसिफिक इनकम टैक्स में वो होता है, क्लास होती है इसकी कि कौन कौन से हेड्स हैं जो टैक्सेबल नहीं होते हैं, कौन कौन से जो है आउट ऑफ द टैक्स होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज है, फैमिली पेंशन है, एग्रीकल्चर इनकम है। तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, फैमिली पेंशन पर टैक्स लगता है। कमर्शियल जो सिक्योरिटीज होती हैं लिखा हुआ है टैक्स फ्री, बट सभी कमर्शियल सिक्योरिटीज टैक्स फ्री नहीं होती हैं, कुछ टैक्सेबल होती हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल आपका होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 50 MCQs जो आपको HP से 2024 में पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करके जाइएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी वेट कीजिए। हम जल्दी जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस में लेकर के आने वाली हूँ, एंड बैच को ज्वाइन कीजिए फॉर डिटेल क्लासेस के लिए, एंड नोट्स भी आपको उसमें अवेलेबल रहेंगे, एंड अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए। बाय बाय।